हेलो एंड वेलकम टू द देवजी क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट के कंटिन्यूएशन में पार्ट थर्ड को लेकर के आए हैं और हम लोग देखेंगे उसको। अभी यह सीरीज चल रहा है जो कि क्लास नाइन्थ का साइंस का चल रहा है और फर्स्ट चैप्टर का आज लास्ट सीरीज है। तो कैन मैटर चेंजेस इट्स स्टेट्स, ये आज हम लोग देखेंगे। प्लस उसके साथ साथ एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी देखेंगे और टेम्परेचर स्केल कन्वर्जन यूनिट जो है उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते आगे। तो पहले बता दें ये क्लास जो है वो हेल्पफुल है किसके लिए, एकेडमिक के लिए भी हेल्पफुल है, साइंस ओलंपियाड्स के लिए भी हेल्पफुल है, सीएचएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए और अदर स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। एंड द मोटो ऑफ दिस चैनल इज टू एम्पावर योर केबीसी, दैट इज द नॉलेज बेसिक्स एंड कंसेप्ट्स। लेट्स प्रोसीड। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या कोई भी मैटर जो है वो अपने स्टेट को चेंज करता है? तो यस, मैटर चेंजेस इट्स स्टेट्स। अब हाउ, कैसे करता है और क्या किस चीज का, किस फिजिकल क्वांटिटी का उस पर इफेक्ट पड़ता है? तो आइए सबसे पहले देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। तो दो फिजिकल क्वांटिटी दैट इज द टेम्परेचर एंड द प्रेशर, ये दोनों का टेम्परेचर यानी मैटर के स्टेट्स के कन्वर्जन में सबसे बड़ा योगदान रहता है। किसका किसका? टेम्परेचर का और प्रेशर का। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में, हम लोग देखा थे कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर then what will happen? The intermolecular force of attraction becomes weak. Okay, why? Because when you will increase the temperature, then the kinetic energy of the particles increases. Kinetic energy of the particles will increase and they begin to vibrate with higher energy. अब जैसे वाइब्रेशन होने लगा तो उन लोग के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण क्या हो गया? उनके जो इंटर पार्टिकुलर स्पेस जो थे वो क्या हो गया? बढ़ना शुरू कर दिए और वो मूव करना शुरू कर देंगे। तो एक स्टेट ऐसा आएगा, एक टेम्परेचर, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर एक स्टेट ऐसा आएगा कि वो स्टेट को ही चेंज कर देंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वो एक स्टेट यानी एक पोजीशन ऐसा आएगा कि जिस पोजीशन के बाद स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर? क्या होगा? सॉलिड जो होगा वो लिक्विड की तरफ जाएगा और लिक्विड जो होगा वो गैस में चेंज होगा। ये रिमेंबर कीजिए कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या होगा? सॉलिड टू गैस की तरफ जाएगा, यानी पहले सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। ये कब होगा? जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब होगा। यानी अगर हम राइट साइड में यानी सॉलिड से गैस की तरफ अगर हम लोग जा रहे हैं, यानी स्पेस जहां पे पार्टिकल का स्पेस बढ़ता हुआ जा रहा है और वो किस कारण? टेम्परेचर के कारण। तो आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वो स्वाभाविक सी बात है यही होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, एक एक करके देखेंगे कि सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, जब सॉलिड से लिक्विड में स्टेट चेंज होता है तो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आइस ले लें, आइस क्यूब्स ले करके उसको एक बीकर में ले लेंगे। यहाँ पे आप इमेज में देख ही रहे हैं, थर्मामीटर है, थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर, ग्लास स्टीरर है, बीकर में आइस है, बर्नर से हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करा रहे हैं, हीट दे रहे हैं। अब जैसे हीट एनर्जी सप्लाइड हो रहा है टेम्परेचर विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज द फ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज द फ्यूजन। यानी इसी को क्या कर रहे हैं? आइस जो हो रहा है वो मेल्ट कर रहा है। आइस मेल्ट कर रहा है तो किसमें? लिक्विड में, वाटर में मेल्ट कर रहा है। तो एक निश्चित टेम्परेचर पर द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्ट, ठीक है, टू बिकम वाटर इज नोन एज द, दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज द मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो ये जो मिनिमम टेम्परेचर है, ये जो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर तुम्हारा जो सॉलिड है वो लिक्विड में मेल्ट कर रहा है, वो क्या हो जाएंगे? उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग? मेल्टिंग पॉइंट। यहां पे एक बात आपको याद रखना है कि एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर शुड बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एट
फिक्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी इसमें प्रेशर जो है वो फिक्स है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप केवल टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर सॉलिड जो है वो मेल्ट करके वो लिक्विड हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 273.15, 273.15 केल्विन। इट मींस दैट इज द 0 डिग्री सेल्सियस। ये किसके इक्विवेलेंट है? 0 डिग्री सेल्सियस के इक्विवेलेंट है। जब हम लोग टेम्परेचर स्केल पढ़ेंगे तो हम उस समय देखेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द केल्विन एंड द सेल्सियस। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या कह रहा है सॉलिड का? वो इंडिकेट कर रहा है कि किस सॉलिड का कितना स्ट्रेंथ है। जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा उसका स्ट्रेंथ कम होगा। सीधी सी बात है। जो कम टेम्परेचर पे ही चेंज कर दे स्टेट को, तो इसका मतलब है कि उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा कमजोर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब सॉलिड मेल्ट होता है तो क्या होता है? जैसे देखिए हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं किसको? आइस को। आइस यहाँ पे है। अब एक टेम्परेचर जो मिनिमम टेम्परेचर पे क्या होगा, ये कन्वर्ट होने लगेगा लिक्विड में। लेकिन क्या होगा कि जब हम लोग टेम्परेचर इसमें थर्मामीटर लगाएंगे तो देखेंगे कि इसका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, लेकिन हीट तो जा रहा है। तो हीट जब जा रहा है तो वो हीट कहीं ना कहीं कंज्यूम हो रहा है। तो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब हो रहा है किसके द्वारा? सॉलिड के द्वारा, विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। इट इज कंसिडर्ड दैट कि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो जो हीट एनर्जी है वो छुप जा रहा है। तो कहां छुप रहा है? कंटेंट ऑफ बीकर्स में छुप जा रहा है। ठीक है? कहां में? कंटेंट ऑफ बीकर में छुप जा रहा है। इस बीकर के कंटेंट में वो हीट एनर्जी क्या हो रहा है? छुप जा रहा है। क्योंकि उस टेम्परेचर पे तो वो सॉलिड जो है वो लिक्विड में मेल्ट हो रहा है, और वो तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब तक जब तक कि पूरा सॉलिड जो है वो लिक्विड में मेल्ट ना हो जाए। ठीक है? तो हीट जो हो रहा है वो क्या कर रहा है? यहाँ पे जो हीट जो टेम्परेचर हम दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, हीट जो एनर्जी जा रहा है लेकिन टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब है कि जो हीट एनर्जी वो तो छुप रहा है, और साथ साथ क्या कर रहा है? वो हीट एनर्जी जो है वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स है उसको क्या कर रहा है? उसको ओवरकम कर रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो हीट जो छुप जा रहा है, हीट जब हम टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है और हीट एनर्जी हम देते जा रहे हैं, तो जो हीट तो जा रहा है, तो वो हीट एनर्जी क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कंजर्व रहता है। तो जो एनर्जी हम लोग दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो आखिर चला जा रहा है। तो जो छुपा हुआ हीट है उसको हम लोग बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? कि जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अगर रिक्वायर्ड हो रहा है, कितना? उतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जितना कि 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसके मेल्टिंग पॉइंट पर जितना हीट एनर्जी और जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की जरूरत होगी उसको हम लोग बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है? यानी फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसके बाद जितना हीट एनर्जी आप दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, जब तक कि वो पूरा वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जा रहा है, तो वो सारे हीट क्या? वही हीट छुपे हुए हैं। तो दैट हीट इज नोन एज द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? तो दैट इज नोन एज द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हाउ वी विल कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस। कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग लिक्विड को गैस? सीधी सी बात है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। इट मींस यहाँ पे भी आपका टेम्परेचर फैक्टर ही है। तो क्या करेंगे? आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे। अब हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वाटर क्या होगा? किस में चेंज हो जाएगा? वाटर वेपर, और वाटर वेपर से चेंज होते हुए वो किस में चला जाएगा? गैस में चला जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे एक वर्ड है दैट इज नोन एज द वेपराइजेशन। ये वेपराइजेशन क्या है? वेपराइजेशन एंड इवेपोरेशन दो टाइप के वर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वेपराइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ boiling, that is change of liquid states into gaseous states. The process by which liquid changes into gaseous states, ठीक है? This process is known as the vaporization. अब ये जो चेंज होगा वो किस पे होगा? एक निश्चित टेम्परेचर पे होगा। द फिक्स्ड टेम्परेचर, द टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टेट्स starts changing into the gaseous state is known as the boiling point. क्लियर? यहां पे भी सेम कंडीशन है। जैसे जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप हीट यहाँ पे दे रहे हैं,
ये हीट जा रहा है, तो जब जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट होगा तो इस बॉइलिंग पॉइंट पे ये जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो गैस में कन्वर्ट, तो जब तक ये पूरा वाटर गैस में कन्वर्ट नहीं हो जा रहा तब तक थर्मामीटर का जो स्केल है वो रीडिंग सेम टेम्परेचर दिखाएगा। तो यानी यहाँ पे भी हीट एनर्जी क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, कहीं ना कहीं छुप रहा है। तो अब यहाँ पे ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने का वेपराइजेशन, इसलिए इसके साथ क्या लग जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, फिक्स्ड टेम्परेचर, फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट पे, और मतलब एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट और एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 1 kg ऑफ वाटर को कन्वर्ट करने में, गैस में कन्वर्ट करने में, उस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर है। जिस तरह से लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था सेम है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या था, मेल्टिंग पॉइंट पे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की आवश्यकता होती थी। और यहाँ पे भी क्या है कि 1 kg ऑफ वाटर को गैस में कन्वर्ट होने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है किस पर, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर और एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। क्लियर है। तो दैट इज नोन एज द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर है। तो हम लोग दोनों देख लिए। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि ये जो हीट जो है वो आखिर जाता कहाँ है। ठीक है। तो हीट कहाँ जाएगा भाई, तो हीट जाएगा, वो कंज्यूम हो जाएगा, बीकर के द्वारा कंज्यूम हो रहा है। और वो हीट किसमें कंज्यूम कौन किया है, गैस भी कंज्यूम किया हुआ है। सीधी सी बात। वो हीट एनर्जी कहाँ कंज्यूम है, तो गैस में, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है लेकिन गैस का टेम्परेचर, गैस जो है वो हीट एनर्जी को कंज्यूम किए हुए है। तो गैस जब हीट एनर्जी को कंज्यूम किए हुए है, तो अगर तुम गैस को अगर टच करते हो, उसका गैस अगर तुम्हारे हाथ पे जाता है तो वो क्या होगा, ज्यादा बर्न करेगा तुम्हारा हाथ। क्यों, क्योंकि हीट एनर्जी उसके पास ज्यादा है एट फिक्स टेम्परेचर पे। ठीक है। तो बॉइलिंग क्या है, दैट इज द बल्क फेनोमेनन। बॉइलिंग इज द बल्क फेनोमेनन। ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, जब 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना था, 273.15 केल्विन था। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको जोड़ देंगे तो यानी 373.15 केल्विन होगा। क्लियर है। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हम लोग देख लिए कि 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज नोन एज द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर। नाउ यही अभी अभी बताया कि पार्टिकल्स इन स्टीम जो है वो सेम टेम्परेचर पे यानी एट बॉइलिंग पॉइंट पे जो उसका हीट एनर्जी रहता है उसके पास ज्यादा वो एब्जॉर्ब किए हुए रहता है, इसलिए वो क्या होता है, वो ज्यादा बर्न कराता है। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम लोग चलेंगे कि देखो भैया स्टेट क्या है, एक सीरीज पद्धति टाइप का, सिस्टम टाइप का है कि सॉलिड से भैया जाएंगे लिक्विड में, लिक्विड से जाएंगे गैस में। लेकिन क्या होगा जब सॉलिड सीधे गैस में कन्वर्ट होने के लिए तैयार है तो हम सीधे सॉलिड को क्या कर देंगे, गैस में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब अगर कोई भी स्टेट चेंज होता है डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू गैस, दैट प्रोसेस इज नोन एज द सब्लिमेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, सब्लिमेशन। अगर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जा रहा है गैस में विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, विदाउट लिक्विड, बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए वो सीधे गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द सब्लिमेशन। और ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो सब्लिमेशन है तो ये क्या हो रहा है, सॉलिड से गैस। लेकिन अगर गैस से सीधा सॉलिड में चला जा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। क्लियर है। तो यहां पे क्या है, कैम्फर यानी अमोनियम क्लोराइड या फिर कैम्फर एक ही चीज है, कैम्फर मतलब कपूर। अब इसको क्या कर दिए, अगर इसको हीट करेंगे तो वो सीधा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको हम ऊपर से ढक दिए यानी उस गैस को भी बाहर नहीं जाने देंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो गैस है पुनः सॉलिडिफाई होकर के ये चाइना डिश के ऊपर जो फ्लास्क लगा हुआ है, फनेल जो लगा हुआ है, उसके क्या हो रहा है, साइड साइड में वो आ जाएगा, यानी वहां पर डिपोजिशन भी हो गया, फिर गैस से सीधे तुम्हारा सॉलिड में चेंज हो जा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट अब देखेंगे, ये तो हम लोग देखे कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। नाउ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, हम लोग क्या देखेंगे, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर क्या है
कि अब देखो अप्लाइंग प्रेशर, अब जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करोगे तो उल्टा होगा, यानी तुम्हारा गैस से किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में, गैस से किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, तो गैस से भैया लिक्विड, लिक्विड से फिर सॉलिड। ये सब करने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना होगा, गैस से सीधा सॉलिड में अगर जाना है तो या फिर गैस से सीधा लिक्विड में जाना है तो आपको सीधे क्या करना होगा, उसका प्रेशर जो है, टेम्परेचर को कम करना होगा और प्रेशर को बढ़ाना होगा। ठीक है, टेम्परेचर को कम और प्रेशर को ज्यादा। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड की तरफ अगर जाना है, हाँ, सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाना है तो हम टेम्परेचर को बढ़ा दिए, और लिक्विड से गैस की तरफ जाना है तो टेम्परेचर को बढ़ा दिए। लेकिन अगर आपको गैस से लिक्विड की तरफ जाना है तो आपको प्रेशर को क्या कर देना होगा, इंक्रीज करना होगा। देखिए यहाँ पिस्टन है, पिस्टन सिलेंडर में गैस रखा हुआ, उसको क्या कर रहे हैं, लिक्विड बनाना है, तो कैसे हम प्रेशर को अप्लाई कर रहे हैं पिस्टन के द्वारा, जो कि उसके पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं, जो दूर दूर पार्टिकल्स थे वो क्या हो रहे हैं, वो नज़दीक आ रहे हैं, और एक यानी उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज करा रहे हैं हम लोग, और उनके जो पार्टिकल का स्पेस था वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है प्रेशर के चलते, और वो क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो जा रहे हैं लिक्विड में। ठीक है, तो देखो ड्राई आइस जो है गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट्स ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाएंगे, या फिर गैस से लिक्विड की तरफ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए और प्रेशर डिक्रीज कर दिए, ठीक है, तो प्रेशर को अगर डिक्रीज कर देंगे तो एक होता है यहाँ पे ड्राई आइस। ड्राई आइस किसको बोलते हैं, दैट इज द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ड्राई आइस जो होता है वो सॉलिड से, ठीक है, सीधा कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में। ड्राई आइस जो होता है वो सीधा कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड से गैसियस स्टेट में, क्या भाई, बिना लिक्विड के हुए, यानी सब्लिमेशन प्रोसेस यहाँ पे भी होता है, बिना लिक्विड में चेंज हुए वो सीधे किस में हो जाएगा, गैसियस प्रोसेस में वो चेंज हो जाता है। दैट इज आल्सो नोन एज द ड्राई आइस, यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे एक टर्म है कि 1 एटमॉस्फेयर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको बोलते हैं, तो 1 एटमॉस्फेरिक यानी एटीएम इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। जो गैस हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो कि एयर प्रेजेंट है, एयर के रूप में, गैस के रूप में जो एयर प्रेजेंट है, तो उस एयर के द्वारा एटमॉस्फेयर में जितना प्रेशर क्रिएट किया जाता है दैट इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसका यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज द पास्कल। एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर इज द पास्कल, और 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट यानी 1 एटीएम जो होगा दैट इज इक्वल्स टू 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ये एक सी लेवल पर 1 एटमॉस्फेयर हम लोग मानते हैं कि एक सी लेवल पे जो गैस के द्वारा यानी एयर के द्वारा जो सराउंडिंग में जो प्रेशर क्रिएट किया हुआ है, जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर क्रिएट किया गया है, दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द वैल्यू ऑफ दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm। क्लियर, तो दैट इज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ वी विल सी द इवेपोरेशन। व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन क्या है? जिस तरह से वेपोराइजेशन था, वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि अगर आप बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद जो लिक्विड है वो गैस में चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज द वेपोराइजेशन। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट से पहले जो लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस स्टेट में जो कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज नोन एज द इवेपोरेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर जो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, दैट इज नोन एज द इवापोरेशन। अब इवापोरेशन जो है वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला क्या है, सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, बढ़ेगा, यानी सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, अगर जो कप है, कप में चाय अगर रखी हुई है तो वो क्या होगा, ज्यादा देर लगेगी उसको ठंडी होने में,
क्योंकि उसमें इवापोरेशन क्या होगा, प्रोसेस कम होगा, धीरे होगा। लेकिन अगर वही प्लेट में रखा हुआ है तो सरफेस एरिया प्लेट का ज़्यादा है, इसलिए इवापोरेशन उसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा और वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवापोरेशन। इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसमें रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा। क्लियर सी बात है? यानी आप देखोगे कि अगर ज़्यादा गर्मी है तो पानी आपका, घड़ा का पानी ज़्यादा ठंडा होगा, कम गर्मी है तो आपका पानी, घड़ा का पानी कम ठंडा होगा। क्लियर सी बात है? थर्ड वन इज नोन एज द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यानी प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, दैट इज नोन एज द ह्यूमिडिटी। तो अब इसके कारण क्या हो जाता है, ये अगर ह्यूमिडिटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन की। ह्यूमिडिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा, वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में ज़्यादा, तो जब उसको मिलेगा ही नहीं, जब यानी क्या हो रहा है, पार्टिकल्स का स्पेस मिलेगा ही नहीं, तो वो जाएगा कहाँ, तो उसका इवेपोरेशन प्रोसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास इन्वायरमेंट के पास ऑलरेडी वाटर वेपर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। क्लियर है? तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा वो घट जाएगा, और अगर ह्यूमिडिटी घटेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा वो बढ़ जाएगा। क्लियर है? विंड स्पीड, विंड स्पीड के साथ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा विंड स्पीड होगा उतना ज्यादा विंड जो होगा उसको कैरी करके ले जाएगा। तो जितना जल्दी जल्दी कैरी करेगा, स्पेस वहां पे वाटर वेपर का प्रेजेंट कम होगा और वो जल्दी जल्दी क्या होगा, इवेपोरेट होगा। क्लियर है? तो ये चार फैक्टर पे हम लोग देखें कि इवेपोरेशन जो होता है वो डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज द सरफेस एरिया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकेंड वन इज द टेम्परेचर, on which it is also directly proportional. Wind speed, on which it is also directly proportional. But there is one factor that is known as the humidity, on which it is inversely proportional. Clear? Now, evaporation causes cooling. We have seen, अभी हम लोग ने देखा कि इवेपोरेशन जो होता है कूलिंग करता है। क्यों? क्योंकि भैया आपके पास से हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करके उसको सराउंडिंग के पास भेज देगा। तो आपका हीट एनर्जी कम हो गया तो आप ऑटोमेटिक है कि कूल हो जाइएगा। क्लियर है? क्योंकि वो गैसेस स्टेट में भेज रहा है और वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको सराउंडिंग उसको एब्जॉर्ब कर ले रही है और आपको क्या कर दे रही है, ठंडा बना दे रही है। ठीक है? नाउ गैस टू लिक्विड, गैस से लिक्विड में कन्वर्शन। ठीक है? अब देखो यहां पे भी क्या है, गैस से लिक्विड में कन्वर्सन, यानी वही है, प्रेशर को इंक्रीज कराइए भैया, प्रेशर को इंक्रीज कराइए, टेम्परेचर को कम कीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, गैस जो हो जाएगा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जिस प्रोसेस के कारण गैस जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज द कंडेंसेशन। ठीक है? और लिक्विफेक्शन। तो लिक्विफाई होना गैस वो, या फिर कंडेंस होना, दैट इज बोथ द सेम। और ये किसके कारण हो रहा है भैया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। जब कूल होगा टेम्परेचर कम, प्रेशर इंक्रीज, कंडेंसेशन हैपन। यही होता है। यहाँ से भैया समुद्र का पानी जो है वो लिक्विड है, लिक्विड से गया भैया गैस बन गया, ऊपर बादल बन गए, बादल क्या होगा, पुनः वहाँ पे गैस है वो कंडेंस करेंगे और ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि पुनः वापस आएंगे कहाँ, पृथ्वी पर। ऊपर में प्रेशर हाई है, टेम्परेचर लो है। क्लियर है? नेक्स्ट कंडेंसेशन हो गया। अब लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड यानी फ्रीज हो रहा है। लिक्विड टू सॉलिड यानी क्या हो रहा है, कोई भी जो लिक्विड है वो क्या हो रहा है, फ्रीज हो जा रहा है। इसीलिए क्या हो जा रहा है भैया, ठंडी के दिन में हम लोग क्या देखते हैं, ओला देखते हैं, ओलावृष्टि देखते हैं। क्यों? क्योंकि जो वाटर वेपर प्रेजेंट है हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर में वो क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है लिक्विड में, सॉलिड में, सॉरी, कन्वर्ट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इज वेरी लोअर। तो टेम्परेचर कम हो गया है तो जिसके कारण क्या हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी भैया कम हो जाएंगे, उनके पार्टिकल्स नजदीक नजदीक आ जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, सॉलिड बन जाएंगे। तो इस प्रोसेस को द चेंज ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इज सॉलिड बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्रीजिंग। क्लियर है? नाउ द फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर just as a boiling point, just as a melting point, the temperature at which the state of substance changes from liquid to solid is called the freezing point of that substance. ठीक है? जिस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है? मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस, ice or water, both of the same. The melting point of the ice is equals to the freezing point of water.
ठीक है। लेकिन यही है कि और फ्रीज करना है तो और टेम्परेचर को कम करना होगा, और आपको और लिक्विड में करना है तो उसका टेम्परेचर और आपको हीट एनर्जी क्या हो रहा है, देते जाना होगा, और फ्रीज करते जाना तो हीट एनर्जी लेते जाना होगा। ठीक है, अब जॉब करते होना करना होगा। क्लियर है। यहाँ पे क्या है, तीनों स्टेट का जो कन्वर्जन है उसको हम लोग आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहीं से लिया हुआ है। ये देखिए, सॉलिड से लिक्विड में फ्यूजन हो रहा है प्रोसेस, और लिक्विड से सॉलिड में हो रहा है तो फ्रीज हो रहा है, यानी सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। लिक्विड से गैस में जा रहा है तो वेपराइजेशन हो रहा है, और गैस से लिक्विड में हो रहा है तो कंडेंसेशन हो रहा है। सॉलिड से सीधे गैस में हो रहा है तो सब्लिमेशन हो रहा है, और गैस से सीधे सॉलिड में जाएगा तो भैया डिपोजिशन होगा, और सब्लिमेशन भी उसको कह सकते हैं। दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, बट इट इज आल्सो नोन एज द डिपोजिशन। क्लियर। नेक्स्ट, आज के चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर यूनिट कन्वर्जन। देखिए हम लोग कि केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, रैंकिन, ये स्केल्स ऑफ टेम्परेचर है। ठीक है। जैसे टेम्परेचर को हम लोग किससे मेजर करते हैं, थर्मामीटर से मेजर करते हैं। टेम्परेचर क्या है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी ऑब्जेक्ट। तो उसको हम लोग मेजर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स में। तो स्केल्स क्या क्या है भाई, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, र्यूमर है, रैंकिन है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सबका तो बॉडी का टेम्परेचर जो होगा वो तो क्या होगा, सेम ही होगा। आप किसी भी स्केल में मेजर कर सकते हैं उसको एज ए यूनिट। दिस ऑल आर द जस्ट लाइक अ यूनिट। लेकिन जो जितना हीट होगा बॉडी तो उतना ही कांस्टेंट हीट होगा। ठीक है। तो ये सब में इन लोग के बीच में क्या होगा, रिलेशन होगा। ठीक है। तो हम लोग यही इन लोग के पांचों के बीच में क्या देखेंगे, हम लोग रिलेशन देखेंगे। तो एक इसमें जैसे ये क्या है, थर्मामीटर में स्केल दिया हुआ रहेगा। तो थर्मामीटर में अगर स्केल दिया हुआ है तो थर्मामीटर में स्केल दिया हुआ है तो क्या होगा, एक होगा अपर स्केल होगा उसमें, और मतलब जब यहाँ तक सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ तक मेजर करेगा, और एक लोअर स्केल होगा। ठीक है। तो सब में अपर स्केल और लोअर स्केल क्या होंगे, अलग अलग होंगे, जो कि सब क्या होंगे, एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे। जैसे सेल्सियस पे जो लोअर स्केल है 0 और हायर स्केल है 100। ठीक है। तो वही फ़ारेनहाइट में क्या है, लोअर स्केल आपका 32 है और हायर स्केल 212 है। केल्विन में क्या है, लोअर स्केल आपका 273.715 है ना, और हायर क्या हो जाएगा 373 हो जाएगा। तो 373.15 इज इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। जस्ट ऐसे र्यूमर, उसमें क्या है 80, र्यूमर में क्या है 80 है ना, और आपका हायर क्या है 80 हो गया, और लोअर क्या है 0 है। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे एक टेम्परेचर स्केल रेंज दे दिए हैं हम, इसको आप देख लीजिएगा। और रैंकिन है, रैंकिन में क्या है भाई, तो रैंकिन में बॉइलिंग पॉइंट यानी जो हायर है अपर स्केल जो है वो 671.67 है, और जो लोअर है दैट इज द 491.67। और ये सब क्या है, इक्वल है। यानी डिग्री सेल्सियस में जो 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू होगी वही 0 डिग्री र्यूमर की वैल्यू होगी, वही 32 डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू है। ठीक है। तो आइए, फॉर्मूला क्या हो गया, स्केल यूनिट, जिस स्केल के यूनिट में आपको मेजर करना है, माइनस लोअर स्केल बाय अपर स्केल माइनस लोअर स्केल। यहां देखिए आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, सबका कंबाइंड वे में दे दिया गया है। C माइनस 0/100 माइनस 0, F माइनस 32/212 माइनस अपर स्केल माइनस लोअर स्केल सब में है। क्लियर है। तो यहां से करने के बाद क्या हो जाएगा, C/100, यहाँ क्या आया F माइनस 32/180, यहाँ पे क्या आया K माइनस 273.15/100, यहाँ पे क्या है RE/80, यहाँ पे क्या है रैंकिन RA माइनस 491.67/180। क्लियर। अब क्या है, तीनों को इक्वलाइज कर देंगे, लेकिन अभी हम लोग र्यूमर और रैंकिन को देखने की जरूरत नहीं है, केवल मेनली 3 स्केल को देखेंगे, दैट इज सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो क्या किए, ये तीनों को हम अलग करके लिख लिए, और क्या किए, इक्वलाइज कर दिए। इक्वलाइज करेंगे और काटने के बाद क्या आएगा, हम लोग ऑब्टेन करेंगे C/5, F माइनस 32/9 और K माइनस 273.15/5। क्लियर है। अब आप दो दो स्केल अगर मेजर करना है तो दो स्केल को इक्वलाइज कीजिए और दोनों को आप फाइंड आउट कर लीजिए। जैसे यहां पे क्या है, अगर C/5 और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन हो जाएगा, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9।
अगर सेल्सियस मान लो दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस, तो उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो सी की जगह पर क्या कर देगा 30, तो 30/5 यानी क्या हो जाएगा 6, तो 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ माइनस 32/9, यानी 9 6 या कितना हो जाएगा 54 और प्लस 32, ये माइनस 32 इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 86। तो यानी आप देखेंगे कि 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू द 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, अब इसी तरह से क्या हो गया, सेल्सियस को केल्विन के साथ करेंगे तो नीचे 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C बराबर K माइनस 273.15, यानी अगर सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस तो इसका मतलब है 273.15 केल्विन। अब जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे वो बढ़ेगा, जितना ये बढ़ेगा, अगर ये 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो इसमें 10 बढ़ जाएगा, तो यानी 283 हो जाएगा। क्लियर है, और इधर से इधर चलना है तो घट जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अब आते हैं आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं भाई कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। आप इसको कर लेंगे, हमको लगता है कि आप कर लेंगे। 300 केल्विन है, 573 केल्विन है, तो सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा 273.15। हाँ, ये तो आपका जनरल है। अब इसको आप जनरल 273 भी ले सकते हैं, और 273 को माइनस कर देंगे, दैट विल बी योर सेल्सियस वैल्यू। वैसे ही 573 में 273 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। आप 0.15 वाले को भी माइनस कर देंगे तो कोई गलत नहीं है, एक्चुअल यही है, लेकिन डेसिबल को हटा करके हम लोग सीधा सीधी इसको ले लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेते हैं। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर किस पे, 250 डिग्री सेल्सियस पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा भाई, लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होते जा रहा है, तो आधा लिक्विड होगा आधा गैस भी होगा। लेकिन 250 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, ये तो बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर है, तो ये क्या होगा गैसियस स्टेट में होगा। क्लियर है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेल्सियस, निकाल लोगे जैसे ऊपर किए थे। अब यहाँ पे क्या है केल्विन में करना है, तो 25 डिग्री सेल्सियस, इसमें क्या कर देंगे 273 को ऐड कर देंगे, दैट विल बी इन द केल्विन स्केल। 373 डिग्री सेल्सियस है तो इसमें 273 को ऐडअप कर देंगे तो आ जाएगा, या फिर प्रीवियस जो फॉर्मूला है उसके द्वारा आप उसको बनाइएगा, सेम चीज़ है। नेक्स्ट, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस के लिए कोई भी टेम्परेचर जो होता है जब स्टेट में चेंज होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों होता है, क्यों, क्योंकि जो हीट एनर्जी है वो कहाँ जा रहा है, हीट एनर्जी आपका जा रहा है, वो कंज्यूम हो जा रहा है किसके द्वारा, जिस स्टेट में वो चेंज हो जा रहा है उसके द्वारा। ठीक है, इसीलिए टेम्परेचर क्या हो रहा है, फिक्स हो जा रहा है। क्लियर है, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए क्या होगा, तो सिलिंड्रिकल देखे थे, सिलेंडर में पिस्टन के द्वारा फिट कर देंगे और उस पर प्रेशर हम अप्लाई करेंगे, तो जो गैस होगा वो किस में लिक्विफाई हो जाएगा, वाटर में लिक्विफाई हो जाएगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक गैस को हम इस तरह से लिक्विफाई कर सकते हैं। व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। क्लियर है, सेम चीज, इवेपोरेशन यहाँ पे ज्यादा होगा हॉट ड्राई डे में। अब इवेपोरेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही वो क्या करेगा, कूल करेगा, सीधी सीधी बात। हाउ डज द वाटर केप्ट इन द अर्थ पोट, यानी मटका में अगर घड़ा में रखा हुआ है पानी तो वो कूल कैसे हो जाता है समर में, समर में टेम्परेचर हाई रहता है और टेम्परेचर के साथ वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाने के कारण क्या हो जाएगा, वो जो सरफेस है वो भी ठंडा हो जाएगा और सरफेस के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है दैट विल आल्सो बी कूल। ठीक है, व्हाई डज आवर पाम फील्स कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। हमारा पाम जो है, हथेली जो है वो ठंडा क्यों, अब अगर आप इस पर नेल पॉलिश रख दीजिए या फिर आप इस पर एसीटोन रख दे, पेट्रोल रख दीजिए, चाहे परफ्यूम रख दीजिए, है ना, तो वो क्या हो जाता है, हैंड फील करता है ठंडा। क्यों, क्योंकि वो जो एसीटोन है ना वो कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, गैस में। क्यों, क्योंकि इवेपोरेशन हो जा रहा है। अब इवेपोरेशन हो जा रहा है तो जिसके चलते वो हीट एनर्जी को क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर ले रहा है, उसको गैस में कन्वर्ट होने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से ले लिया, तुम्हारे हाथ से ले लिया, पाम में जो हीट एनर्जी था उसको ले लिया। अब हीट एनर्जी वहां से ऑब्जर्व हो गया तो वो क्या हो जाएगा, उसका एनर्जी लो हो जाएगा, जिसके चलते वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा और यू विल फील कूल। ठीक है, व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर देन ए सॉसर रेदर देन ए कप। सीधी सी बात है, सॉसर का सरफेस एरिया ज्यादा होता है कप से, और हम जानते हैं कि इवेपोरेशन का रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया से, और सरफेस एरिया यानी सॉसर का ज्यादा है, इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन सॉसर में ज्यादा होगा, इसलिए वो ज्यादा क्या जल्दी कूल हो जाएगा। ठीक है,
व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड वी वियर इन समर। अब समर में कैसा क्लोथ पहनिए भाई, तो लाइट कलर होना चाहिए, कलर लाइट होना, ब्लैक होगा तो एब्जॉर्ब कर लेगा है, तो इसलिए अच्छा है कि भैया व्हाइट कलर ले लो। और सेकंड क्या है, कॉटन होना चाहिए। कॉटन किस लिए होना चाहिए, ताकि उसमें क्या होते हैं, कॉटन में पोर्स होते हैं जो कि क्या कर रहे हैं, तुम्हारे जो पसीना है, जो स्वीट है, उसको क्या कर रहा है, उसको ऑब्जर्व कर ले रहा है, और उसको ऑब्जर्व करने के बाद उसको इवापोरेशन, उसका रेट बढ़ा दे रहा है। इवापोरेशन होकर के वो हीट एनर्जी कहाँ चला जा रहा है भैया, सराउंडिंग में चला जा रहा है, तुम्हारा शरीर क्या हो जा रहा है, ठंडा रहेगा। इसीलिए हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए समर में, समर सीजन में क्लोथ्स जो पहनना चाहिए वो कॉटन होना चाहिए और लाइट कलर होना चाहिए। क्लियर। नैप्थलीन बॉल डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। नैप्थलीन बॉल जो होते हैं, देखोगे कपड़ा में रख, बॉक्स में रख दिए हैं नैप्थलीन बॉल को, कुछ दिन बाद वो खत्म हो जाएगा। कहाँ चला गया भैया, तो वो चला गया गैस में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए कहाँ चला जाता है, गैस में, यानी वेपर में, वो वेपर स्टेट में वो चला जाता है। ठीक है, क्योंकि सब्लिमेशन प्रोसेस वहाँ हो जाता है। क्लियर। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सीटिंग सेवरल मीटर्स अवे। अब स्मेल ऑफ परफ्यूम क्यों आप हो जाएंगे, सेवरल मीटर अवे आप बैठे हुए हैं और स्मेल ऑफ परफ्यूम आपको मिल जाता है, क्यों, क्योंकि वो डिफ्यूजन होता है। हम लोग देखे थे वहाँ पे पिछले वीडियो में, हम लोग देखे थे डिफ्यूजन, और ये डिफ्यूजन के कारण क्या हो जाता है, वो जो परफ्यूम का जो पार्टिकल्स है वो गैर जो एयर प्रेजेंट है उसमें क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो जा रहा है, और डिफ्यूज होने के बाद वो आपके पास पहुंच जा रहा है। ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, मतलब आपको अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा, सॉलिड में। तो सब सॉलिड इसमें कौन है भैया, शुगर, शुगर में सबसे ज्यादा, उसके बाद लिक्विड में तो वाटर, वाटर के बाद सबसे कम होगा ऑक्सीजन में। क्लियर है। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस क्या है भैया, ये तो बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, तो बॉइलिंग पॉइंट से कम है। दूसरा चीज क्या है भैया, कि ये फ्रीजिंग पॉइंट भी नहीं, कुछ नहीं है, तो ये लिक्विड है, लिक्विड में रहेगा, नॉर्मल टेम्परेचर है। 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस यानी ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। ये तो आधा सॉलिड होगा, आधा लिक्विड भी होगा, क्योंकि आधा उस पर होते जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस, अब 100 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है भैया, बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो कहाँ जाएगा, आधा लिक्विड होगा, आधा गैस होगा। ठीक है, मतलब आधा नहीं, कुछ लिक्विड होगा कुछ गैस, अब प्रोपोर्शन कुछ भी हो सकता है। क्लियर। गिव टू रीजन्स टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। रूम टेम्परेचर पर लिक्विड ही रहेगा, क्योंकि न तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, न तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट है। तो जब रूम टेम्परेचर पर रहेगा तो वो लिक्विड में ही रहेगा। क्लियर है। एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बिल्कुल सही है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे वो क्या होगा, सॉलिड ही होगा, क्योंकि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट कब होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका, तो बॉइलिंग पॉइंट के पास पहुंच ही नहीं रहा है, इसलिए वो कन्वर्ट नहीं होगा, मेल्ट नहीं होगा। ठीक है। या फिर जब सॉलिड क्या हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी, तो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो रूम टेम्परेचर पे है, तो मेल्टिंग पॉइंट पे है नहीं, तो इसलिए वो क्या हो रहा है, सॉलिड है तो सॉलिड में ही रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से ये क्या थे, ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे। तो हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस देख लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। वही चीज वॉट इसमें देख लो कि वाई आइस जो है वो क्या हो रहा है, कूल हो रहा है किसमें, वाटर में। ठीक है। अब आइस जो कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, तो यहाँ क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के कारण क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जा रहा है ना। तो आइस, अब जो भी हीट एनर्जी जा रहा है वो कौन एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर, क्योंकि वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो आइस का तो भैया चला गया। अब आइस जब चला गया, अब आइस का हीट एनर्जी ले लिया गया वाटर के द्वारा, तो क्या हो जाएगा, आइस तो भैया ठंडा होगा, क्योंकि आइस का तो टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं है, वो तो एब्जॉर्ब नहीं किया है हीट को। ठीक है, इसलिए आइस जो है वो कूल रहता है। व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। स्टीम करेगा कि वाटर करेगा। तो जब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसका ज्यादा होता है, स्टीम का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होता है, इसलिए वो ज्यादा बर्न करेगा। क्लियर, क्योंकि हीट एनर्जी उसके पास ज्यादा ऑब्जॉर्व किए हुए रहता है। ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या है भैया, इस क्वेश्चन को देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच को भर देना है। सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो फ्यूजन हो गया। लिक्विड से सॉलिड में हो रहा है, डी जो हो गया वो क्या हो जाएगा भाई, सॉलिडिफिकेशन हो गया। लिक्विड से गैस पे हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन हो जाएगा। गैस से लिक्विड में हो रहा है तो क्या हो जाएगा,
ठीक है, लिक्विफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, कंडेंसेशन हो जाएगा। फिर क्या है, सॉलिड से सीधे गैस में हो जा रहा है, सब्लिमेशन हो जाएगा। आई बात समझ में? ई भी क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन हो जाएगा। सॉलिड से सीधे सॉरी एफ जो है वो क्या हो रहा है, गैस से सीधे सॉलिड में सॉलिडिफाई हो रहा है। और ये ई जो है वो क्या हो रहा है, सीधे सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है, तो वो सब्लिमेशन हो गया, ठीक है। और इसको डिपोजिशन भी कह सकते हैं, गैस से सीधे सॉलिड में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यही है, ये दैट इज फ्रॉम द डे। आप इसको लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। आप इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और इंटरेस्टिंग वीडियोस और इसके सीरीज जो क्लास 9 का सीरीज है या 10th, इसके बाद अलग अलग क्लासेस के सीरीज आएंगे, फिर डिफरेंट इंट्रेंस एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस भी आएंगे, आप तक जा सके। इसलिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग, थैंक्स।